बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज साहब, दोस्त हैं, कोलीग हैं। अदील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले बताइएगा, आज जो हाई कोर्ट में एक तो लापता अफराद के हवाले से केस हुआ, वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर एक दफ़ा हमने देखा कि अंडरटेकिंग दी है कि जब हर लापता शख्स जो है वो वापस आएगा, अपने घर वालों से मिलेगा। उनकी अंडरटेकिंग को कितना आप मुस्तनद समझते हैं? क्या वो इससे फिर सकते हैं? कौन को सज़ा हो सकती है? या ये अंडरटेकिंग जो दे दी गई है, इसके बाद हर लापता शख्स जो है वो वापस घर आएगा, अपने घर वालों के साथ होगा? सर, मुझे करामत भाई इस पूरे मामले में जो चीज़ नज़र आ रही है ना, जिस सर्टेनिटी के साथ वो बात कर रहे हैं, नज़र ये आ रहा है कि शायद उन्हें बताया गया है इदारों की जानिब से कि कोई पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे कम से कम ये जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला है वो शायद वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हल हो जाएगा, मैं सर्टेनिटी के साथ ये बात नहीं कह रहा, लेकिन उनको ये सर्टेनिटी या उनको ये यकीन दिलाया गया है बतौर प्रिंसिपल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और उन्होंने उस बेस के ऊपर अदालत में ये बयान दिया। जो स्मार्ट मूव मुझे लगी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, वो ये है कि उन्होंने इनकी जो एश्योरेंस है उसको अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया हाँ, है। रिटर्न कर। देखा, पहले भी एश्योरेंसेस देते रहे हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ये नहीं है कि वो अगर एक एश्योरेंस देते हैं तो उससे खुद फिर जाते हैं। मसला तो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में चाचे मामे भी बहुत सारे हैं ना। आप मैं आपके ब्याह पर कोई बयान दे दूं जा करके, करामत मुगल साहब ये नहीं करेंगे, करामत मुगल साहब का तो मेरा मामा लगना है, तो बहुत सारा फर्क हो जाता है। तो वो जाहिर बात है, वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी। तो यहाँ पर अब जो आज ऑर्डर आया है उसके अंदर मैं इसको अगर हाथ रखिएगा ये उड़ भी जाते हैं। ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तेज हवा चल अब रही है। अदालत ने अपने फैसले में ये बाकायदा लिख दिया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये अंडरटेकिंग दे दी है कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। और अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी करवाई है। और उन्होंने ये बताया है, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को, कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं जिन्हें वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालत में भी पेश किया जाएगा। और उसके बाद एक और यहाँ पर बड़ी मेरे लिए हैरान कुन है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जो कि एक खुफिया इदारा ही है, जी। उनके डायरेक्टर जनरल की जानिब से अदालत से एक इस्तदा की गई थी कि लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए, जिसे अटॉर्नी जनरल के ज़रिए आज उनकी इस इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है। और अदालत ने यह कहा है कि उस कमेटी में FIA और CTD को भी शामिल कर सकते हैं। ISI, MI और IB अपने सेकंड हाई लेवल ऑफिसर को भी कमेटी का मेंबर बना सकती है। आखिर में ये लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई है कि लापता अफराद के मामले को हमेशा के लिए हल करने की हाई लेवल पर उन्होंने बात की है। तो ये तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस हम देख रहे थे सर, लापता अफराद का मामला हो या शायर अहमद फराद का, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की टोन है वो हमेशा हमें नज़र आया है, जो ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से दी गई हैं कमरा अदालत के अंदर, कि वो बैक ऑफ करने को तो तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और इसके पस मंज़र में बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम बात कर लें बिलखसूस जो सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को तलब करने की बात है ये सामने, तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे, मुझ समेत, कि शायद ये शायर अहमद फराद की बाजियाबी का मामला है, उस पर बुलाया गया है। तो अब समझ में ये आ रहा है कि जो गुज़िश्ता साल 10 मई 2023 को एक ख़त 7 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा था, उस ख़त के अंदर सर, मैंने कल उसको ज़रा गो थ्रू किया है। देखिए, उस ख़त के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने DGC के हवाले से और सेक्टर कमांडर के हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अहल खाना को अप्रोच किया गया, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को डायरेक्टली अप्रोच किया गया, और ये सारी बातें उन्होंने उस खत में 1 साल कबल लिख दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो शिकवा काजी फायज ईसा और दीगर मानदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान या हमारे कुछ जो अरस्तु सहाफ़ी हैं वो करते रहे कि क्यों कर ये जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करते, उस खत के अंदर उन जजेस ने, 7 जजेस ने आमिर फारूक से कहा कि आप सेक्टर कमांडर और जो खुफिया इदारों के सरबराह जो लोग हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। जी, बड़ा ऑब्जेक्शन शुरू हो गया था। बिल्कुल। अब तर्जीयों में। देखें, बात यह है कि सेक्टर कमांडर का जिक्र उस खत में भी है और अब सेक्टर कमांडर को तलब भी कर लिया गया है। और जिस खत में सेक्टर कमांडर का जिक्र है उसमें न सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अप्रोच किया गया था, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी अप्रोच किया गया था। सही। ठीक है, तो वो उस कड़ियां अगर आप मिलाएं ना, तो ये मामला इतना सादा नहीं है। ये दरअसल अब रद्द अमल आ रहा है 1 साल पहले वाले उस खत के ऊपर,
और मुझे ये लग रहा है कि मामला काफ़ी ज़्यादा मज़ीद पेचीदा होगा। और अब जो ये लापता अफराद के मामले के ये अंदर लावा मजीद निकलेगा या आतिशा फट के अब हो नहीं चुका नहीं सर, लग तो यूं ही रहा था कि अब एक एक्सट्रीम हो चुकी है, लेकिन इतलात यही है कि अगर एक जानिब से 2 कदम पीछे ना लिए गए तो ये मामला मजीद ख़राब होगा। ताहम दूसरी जानिब ये इतलात आ रही हैं कि बैकडोर भी राब्तों की कोशिश की जा रही है। सही इंतज़ार था, बताया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, कि वो बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो शायद हुकूमत की जानिब से उनके ज़रिए भी कोशिश की जा सकती है कि उन जजेस साहिबान को किसी तरीके से कूल डाउन किया जाए, क्योंकि उन जजेस साहिबान से तो जब कोशिश की गई तो उन्होंने सरीहन इनकार कर दिया। और वो इनकार की बुनियादी वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि हम कोई आपके साथ लड़ाई तो नहीं लड़ रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मामलात में आप मुदाखलत ना करें। सही अगर मुदाखलत के मामले के ऊपर कोई मसलहत करनी है तो वो फिर जजेस साहिबान की अपनी पोजीशन वहाँ पर कमज़ोर बिल्कुल होती है। सही तो ये मामलात हैं। देखें, अब ये जो हफ्ता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब फैसला कौन घड़ी का आ चुकी है, बिल्कुल डिसाइसिव मोमेंट है। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं, उनके दरमियान जो महाजराई, जो एक चपकलिश, जो एक रंजिश हमें नज़र आ रही है, हो सकता है इसके हवाले से कोई बेहतर खबर भी आ जाए, मुस्बत खबर भी आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप पर तो हम देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत वाज़ेह निशानियां और बहुत से लोग जो काफ़ी करीब समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि शायद टेम्परेचर्स जो हैं वो लो होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और हम देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्लामाबाद में क़याम है, जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं आज इस वक्त जब मैं और आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोहसिन नकवी और दीगर कुछ काबीना के अरकान के साथ दूसरी मुलाकात उनकी मुलाकात जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात के बाद वो अडयाला जेल इमरान खान साहब के पास भी गए। तो एक चीज़ तो चले यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ हुकूमती मामलात तय नहीं पाए जा रहे। अगर हुकूमती मामलात होते तो कल अडयाला में वो मुलाकात ना होती। आउट ऑफ वे जाके मुलाकात बिल्कुल संडे के दिन बिल्कुल। सही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान के, यहाँ पे बेहतरी हो। ये जो एक इदारों में एक टकराव आ चुका है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और मुझे यही लगता है कि सूरत में ये मुमकिन है कि एक इदारा कम अज़ कम पीछे हटेगा, अपनी गलती तस्लीम करेगा। नहीं, उसका सिंपल सा फार्मूला कि जो जिसका काम है उसे करने दिया जाए, सारे मामला खुद हो जाएंगे कि दूसरे इदारे को कंट्रोल ना करें। वो तो दूसरा बताएं, हाँ 3 दफ़ा पहले ये डेडलाइन दे चुके थे कि सेक्टर कमांडर साहब अपना रिटर्न खुद नहीं आते तो रिटर्न, फिर उन्होंने 3-4 दफ़ा डेडलाइन शायर फरहाद की भी दी। उस मामले से क्या पीछे हट गया मामला, वो पसे पर्दा चले गए? नहीं सर, अच्छा, देखे ना उस पर अब कल या परसों ये के 4 लिए सफ़ात मुकदमा में कुछ हाँ पर ये तो मामला डिफरेंट जी है ना, जी जी लापता जी अफराद का जो उन्होंने मामला है वो इन स्पेसिफिक वो जो केस है अहमद फरहाद का, उसमें तो ना सिर्फ उनको तलब कर रखा है सेक्टर कमांडर ISI MI, बल्कि उस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने का अदालती हुक्म आ चुका है। उसमें ये भी था ना कि हर लापता फर्द का जो केस होगा उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये हुक्मनामे से हम समझ सकते हैं कि मामला पीछे नहीं हुए, यानी कि आगे जाएंगे। तो इसी वजह से जो हमें इतलात आ रही है कि कोशिश की जा रही है कि आला अदलिया की भी सपोर्ट ली जाए, अपेक्स कोर्ट की भी सपोर्ट ली जाए, इस मामले के ऊपर इनको इंटरवीन इनसे करवाया जाए। और यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद काजी फायज़ साहब का इम्तिहान है और काजी फायज़ साहब का किरदार बड़ा कलीदी होने जा रहा है। लेकिन मेरी दानिश में काजी फायज़ साहब से ज़्यादा जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वैल्यू करेंगे या देखेंगे, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मंसूर अली शाह साहब, सही, क्योंकि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं और वो एक नर्म गोशा भी रखते हैं इन 6 जजेस के हवाले से बनिस्बत काजी फायज़ साहब। सही। दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी अहम चीज़ जिसकी तरफ सबकी नज़रें हैं, क्या होने जा रहा है? बेंच वही या सर ये देखें ना, मिलिट्री कोर्ट वाला चेंज होकर कुछ नया निकलेगा? सर देखें, नया निकलेगा वो तो डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हैं, जी थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है, तो लोग ये कहते हैं, मैं मुहतात अंदाज में ये बात कर दूंगा कि 2 माह पहले तक जो अक्सरियत थी अब वो अकलियत में होती नज़र आ रही है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जाते हैं, समझ गए। ठीक है, अब दूसरी जानिब जाते हैं। मामला ये है कि फौजी अदालतों के ऊपर सर, मैं आज सुबह मैंने अपनी एक कल PTI ने बड़ी धुआंधार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा उन्हें वो लकड़ी का बल्ला था, ये इंसानों का माँ है, जिंदा लोग हैं, उनकी तरफ काजी साहब तवज्जो करें। बिल्कुल। अब देखें ना सर, मैंने आज सुबह वीडियो की और मैंने पूरी इसकी टाइमलाइन बयान की। जी जी, अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपके सामने रख देता sure, हूँ। अब देखें, ये जो मुकदमा है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आया कब? जी 20 जून 2023 को जवाद एस ख्वाजा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर कर दी, फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को चैलेंज कर दी। उनके साथ फिर एतजाज़ एहसन भी आ मिले और दीगर भी लोग आ गए।
अब इस पूरे केस में सर आप देखें कि जो पहले मेन पिटीशन, मैं संजीदगी के आलम की बात कर रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ स्पेसिफिकली काजी फैसल साहब की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे जी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट की संजीदगी का आप आलम देखें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल थे चीफ जस्टिस, जी इनकी जो पर्सनल स्कोर सेटलिंग है ना सर, उसने मुझे लगता है इस केस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही। चाहे काजी फाइज ईसा साहब हों, चाहे उमर अता बंदयाल हों या दीगर मानदा जजेस हों। अब उमर अता बंदयाल साहब को मालूम था कि काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज बनाकर गलत या सही वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। ठीक है, वो ये समझते थे कि बेशक आपने उस कानून को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन वो कानून अब भी है और आपको 3 रुकनी कमेटी के साथ बैठ कर ही बेंचेस तश्कील देने हैं। बावजूद इसके आपने एक मजीद कंट्रोवर्सी को जन्म देकर एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जिसमें जस्टिस काजी फाइज और सरदार तारिक को बिठा दिया, और वही हुआ जो होना था। मेरी तो राय में जस्टिस बंदयाल ने ये सिर्फ इस वजह से किया था कि इनको एक्सपोज करना चाहते थे, वो इन्होंने कर दिया, लेकिन नुकसान क्या हुआ? आपने बेंच बनाया, बेंच बनाते ही एक दफ़ा टूट गया, कुछ दिन समाअत हुई, मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ आ गया, बेंच फिर टूट गया। फिर बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट, अभी उन्हें तकरीबन 2-2.5 माह बाकी थे, उन्होंने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। ठीक है, उन्हें शायद लगा कि ये वजन वो नहीं उठा पाएंगे। वो आपको पता ना, नोटिफिकेशन भी तो हो गया था काजी साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। वो खैर उन्होंने इससे इज्तनाब किया। जब वो रिटायर हुए बेंच फिर टूट गया, ऑब्वियसली वो हेड कर रहे थे। 3 दफ़ा तो सर मेन केस में ये बेंच टूट चुका है। बिल्कुल। और हतमी मरहले में एक केस दाखिल नहीं हुआ। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी दीगर मानदा जजेस पर मुश्तमिल काजी फाइज साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने बेंच तश्कील दे दिया। तकरीबन वो जो 23 अक्टूबर को समाअत हुई, और 23 अक्टूबर की ही समाअत पर फैसला भी महफूज हो गया और फैसला अनाउंस भी हो गया कुछ देर के बाद, जी। जहाँ पर इस मामले में जो फौजी अदालतों का सिविल का ट्रायल है उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया गया। अब वो फैसला आ गया। उस फैसले पर बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की सर कि जो अपीलें आई हैं वो तकरीबन 1 माह के बाद आई। सही। 17 नवंबर को आई हैं, 20 को लिमिट के फैसला आ अंदर। रहा है, 23 को फैसला आ रहा है, 17 को 1 माह की मुद्दत होती जी। है। इंट्रा कोर्ट अपीलें आई, उस 1 माह के अंदर उस अदालती फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया, अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, उसमें भी अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ एश्योरेंस देते रहे। बिल्कुल। अब आप देखें कि 17 को जब अपीलें आई, वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। 17 को अपीलें आती हैं, अगले माह यानी दिसंबर की 13 तारीख को उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, उन पर समाअत होती है। बेंच की तश्कील के ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। अब देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो हमारी अदलिया का किरदार है वो बड़ा मशकूक बन जाता है कि आपने पहले मेन केस में 3 से 4 मरतबा बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, फिर जब इंट्रा कोर्ट अपीलें आई आपने केस बेंच बनाया ही ऐसा कि जिसपे पहले रोज ही एतराज़ उठना शुरू हो गया आपके अंदर कमेटी से। 3 रुकनी कमेटी जिसमें काजी फाइज ईसा साहब, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जिसमें सरदार तारिक मसूद, उन तीनों ने मिलकर ये फैसला करना था कि कौन सा बेंच बनेगा। जी। जस्टिस इजाजुल हसन साहब का एक खत मंजर आम पर आ गया। उन्होंने अपने खत में कहा कि मेरी काजी फाइज साहब के साथ बात हुई है कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाएगा, कम से कम 9 जजेस या 7 जजेस पर मुश्तमिल। जी। काजी फाइज साहब ने हामी भर ली। बाद अजान जब बेंच तश्कील दे दिया गया, कमेटी के फाजिल मेंबर जस्टिस इजाजुल हसन साहब को उस बारे में आगाह ही नहीं किया गया। काज लिस्ट आ गई, काज लिस्ट में देखा कि सीनियर जजेस तो शामिल ही नहीं है, और ना 9 है ना 7 है, बल्कि ये तो 6 रुकनी लार्जर बेंच है। ना सीनियर जज अतर मिनल्लाह ना जमाल खान मंदोखिल, उनको शामिल नहीं किया गया। वो बाद में मुझे मालूम हुआ कि उनसे पूछा भी नहीं गया। होता है ना कि उन्होंने इनकार कर दिया, पूछा भी नहीं गया। सही। अब किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि आपने जानबूझकर एक ऑड इवन नंबर का एक बेंच बना दिया। जैसे ही वो बेंच बना उसके ऊपर एतराज़ आ गया। जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने सरदार तारिक मसूद पर यह एतराज़ उठा दिया कि भाई आप तो पहले अपनी राय दे चुके हैं। जी। जब 9 रुकनी बेंच बना था कर चुके ये काजी फैसल साहब के साथ थे। काजी साहब ने तो बड़ा स्मार्टली मूव करते हुए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बात की। इन्होंने तो इन दरख्वास्तों को ही नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। उस बेस के ऊपर वो कहते हैं आप अपना माइंड दे चुके हैं, अब आप कैसे इस केस को सुन सकते हैं, लिहाजा आप रिक्यूज करें। उन्होंने खैर उनका ही आर्ग्यूमेंट रिप्रोड्यूस कर दिया। जवाद ख्वाजा जब यहाँ पर जज थे, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे के केस में रिक्यूज करने से इनकार करते ये फैसला लिख दिया, असूल तय कर दिया कि रिक्यूज करना सिर्फ बेंच के सरबराह या बेंच के उस फाजिल मेंबर का हक है, आप मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। खैर हमें लगा कि चलें ठीक है, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, 6 जजेस हैं, जल्दी जल्दी फैसला करेंगे। उन्होंने फैसला तो नहीं किया, पहली ही समाअत पर उस पहले वाले फैसले को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद दूसरी समाअत हुई है तकरीबन 1.5 माह के बाद 29 जनवरी को। 13 दिसंबर के बाद 29 जनवरी को समाअत होती है और आउट ऑफ द ब्लू
सरदार तारिक मसूद साहब को ख्याल आता है कि यार मुझे तो अलग हो जाना चाहिए, और रात को ख्वाब में नजर आता है। वो फिर अलग हो जाते हैं बेंच से, बेंच फिर टूट जाता है। सही। ठीक है, अब बेंच टूट जाता है तो उसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर वकला है ना सर, माजरत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों या ओवरऑल हों, उनका भी जो किरदार है वो कितना कोई अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल सही। ठीक है, वो भी इस मामले को मजीद तूल देने की कोशिश करते रहे। अब जब एक जानिब उनका सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में ब्लंडर है वो ये है कि आप एक जानिब कह रहे हैं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरी जानिब अदालत ने आपको एक दाना दिया, अदालत ने कहा कि यार वो लोग जिनकी सेंटेंसेस कम बनती हैं, जो अब तक बरी हो चुके होते, अगर सजाएं होती तो उनको क्यों ना हम उनके फैसले करवा लें, वो बेचारे क्यों अदालतों में, वो मिलिट्री कोर्ट्स में। पीटीआई वालों ने बशमूल एतजाज़ अहसन, बशमूल सलमान अकरम राजा, तमाम वकला ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर निकले ना तो हमने एतजाज़ अहसन साहब से पूछा कि सर आपने तो एडमिट कर लिया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, तो ये तो अब आपके अगेंस्ट जाएगा। उस पर वो खैर अपनी वजाहत देते रहे, मगर मेरी दानिश में वो एक गलती थी जी। खैर उन्होंने वो कर लिया। उसके बाद क्योंकि एक दो समातें उस मामले पर चली गई, क्योंकि वो फहरिस्त मांगी गई अटॉर्नी जनरल से। जो आखिरी समात थी, हमें ये लगा 24 अप्रैल को ही आखिरी समात, 24 अप्रैल को हमें ये लगा कि अब मामला शायद आगे बढ़ेगा। मेरिट्स पर अभी तक आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए, 6 समातें हो चुकी हैं। हमारे जो वकला साहिबान हैं इन्होंने एक बार तो फिर बेंच पर एतराज़ कर दिया। इन्होंने कहा जी 9 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा 9 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए, चले हम मामला कमेटी को भेज देते हैं। जो पहले बेंच सुनने को तैयार नहीं था कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, उस रोज़ उन्हें अचानक से ख्याल आ गया कि नहीं इनकी बात दुरुस्त है, हम कमेटी को मामला भेजते हैं। मामला फिर तूल पकड़ गया। अब मौसम गर्मा की तातीलात सर पर हैं जी, 15 नया जून से बेंच शायद वो शुरू हो तश्कील पाना है, अभी तक बेंच तश्कील नहीं पाया गया। समात के लिए मुकर्रर होना तो दूर की बात, और 1 साल से लोग वहीं गल सड़ रहे हैं। अब आप जिनमें से देखें 20 लोगों को सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने अपनी उस माफ पर नहीं किया, सजाएं पूरी हो गई थी और उनको रिहा किया गया। तो आप अंदाजा लगा लें संजीदगी का ये आलम है। 84 सब लोग नहीं है, ये 84 खानदान भी नहीं है। अब जो इनमें शादीशुदा हैं अंदाजा लगाएं ना, उनके फिर खानदान डबल हो जाते हैं जी। सैकड़ों की तादाद में ये फैमिलीज हैं जो इस वक्त मुतासिर है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, एक लकड़ी का टुकड़ा है बल्ला जी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर तो सर इंसान है। अब इन इंसानों का आपने क्या करना है? आप एक जानिब यहाँ पर सर, यहाँ पर मैं और आप खड़े हैं ना, वो जो है ना सर, वहाँ पर बन रहा है बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा नहीं कहेंगे, मोनूमेंट बन रहा है। तो उन बुनियादी इंसानी हकूक को सिर्फ आपने एक कमरे के अंदर, शोकेस के अंदर सजा कर रखना है, या फिर यहाँ पर कमरा अदालत तो क्या तारीखदान लिखेंगे नहीं काजी साहब कैसे जज थे, काजी साहब के फैसले कैसे थे, उससे कैसे बच सकते हैं? मैं बताऊं, मॉन्यूमेंट बनाने से आप सिर्फ काजी साहब को ब्लेम भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर काजी साहब को ब्लेम हम करेंगे, लेकिन सिर्फ काजी साहब को ब्लेम तो हम उस वक्त करेंगे जब इख्तियार उनके पास होगा। अब तो सर इस कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, हम क्यों सारा मुद्दा उन पर डालें, काजी फैसल साहब पर? जब से केसेस चलते आ रहे हैं सर, आपने अपनी थोड़ी देर पहले ही बात की कि उसके अंदर तो जो डिसाइड होता था बाहर निकले कुछ और हो जाता था। जैसे जस्टिस जाजुल हसन साहब का खत आया था, तो चीजें तो वैसी नहीं है फिर। नहीं, अब हमारी तो इत्तलात के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो तो कोई सवाल ही नहीं कर रहे। वो तो आज भी अपने उस सोच पर कायम है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर उनकी जजमेंट थी। वो काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस है, तो वो शायद उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। लेकिन ये मेरे ख्याल से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो उनकी ओपिनियन है वो देनी चाहिए। अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है उसको गलत कहना चाहिए। अब कानून बन चुका है जी, ठीक है। जब ये पहले बात किया करते थे उस वक्त कानून नहीं था। अगर ऐसा है तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार बड़ा कलीदी है इस नए बेंच की तश्कील में। उस बेंच में कौन कौन शामिल होगा ये बड़ा अहम और आप देख रहे हैं 15 जून से पहले होगा सर, होना तो चाहिए और होना चाहिए, हो जाएगा। सही। चलें, बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।